Okay, so we are starting with topic cancer and sorry, cancer and its relation to with viruses. Okay, so there are some viruses which causes cancer, right? तो रेट्रोवायरसेस में एच आई वी एंड एस आई वी को छोड़ के जितने भी जो वायरसेस है दे कैन कॉज कैंसर। ठीक है, तो कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एंड जैसे इधर बता रखा है प्रोस्टेट कैंसर इज लीडिंग कैंसर अमॉन्ग मेन इन यूएस। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हम लोग हमारा रेफरेंसेस बुक्स है ये इट इज़ ऑफ यूएस ओरिजिन। सो ऑब्वियसली जो ऑथर्स है दे विल टॉक अबाउट देयर कंट्री। ओके, सो प्रोस्टेट कैंसर देन इट इज़ फॉलोड बाय लंग कैंसर। ऑब्वियसली लंग कैंसर किसकी वजह से होता है? देर आर वेरियस म्यूटाजेनिक एजेंट्स, जैसे आपका सिगरेट्स हो गया, सिगार्स हो गए, ठीक है, एंड हुक्का हो गया। इट ऑब्वियसली कॉजेज विद लॉन्ग टर्म कैंसर कॉज करता है। लॉन्ग टर्म एज इन 6 मंथ से 1 ईयर भी आप उसमें इट कैन ट्रिगर कैंसर। ओके, कोलॉन कैंसर हो गया। ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ दिखती है बहुत। ये एक्चुअली एक टाइप का पैंडमिक डिसीज़ है। इट इज़ इट हैपन्स टू इन एवरी कंट्री। ठीक है, ऐसा कोई कंट्री बचा नहीं है जिसमें कोई भी पेशेंट कैंसरस ना हो, मतलब कैंसर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही और शी। ओके, ओके, सो वुमन में भी होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, कोलॉन कैंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी होता है। ओके, नेक्स्ट है, तो काफ़ी सारे जो आपके रिसर्चर्स है दे वर्क ऑन दिस एरिया एंड दे ट्राई टू डिड्यूस और डिडक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैंसर के कौन से जीन्स है, क्या रीजन है जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, हम लोग अभी तक पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ कैंसर। ठीक है, जो कॉजेटिव एजेंट का काम करता है। जो मेन ट्रिगर जो है केमिकल्स हो गए, तो हम लोगों ने डिड्यूस किया है। देर आर सम ये आपका देर आर सम theories और ये जो एक्सपेरिमेंट्स है दे प्रूव दैट आयनाइजेशन रेडिएशन एंड इवन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज कैंसर। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या हो गए आपके? मोबाइल फ़ोन हो गए। ठीक है, दीज इसमें भी रिसर्च किया गया है। देयर आर सम रिसर्चर्स विच प्रूव, उनके पास डेटा भी है कि लॉन्ग टर्म स्टडी, नॉट लाइक 1 ईयर 2 ईयर, बट जब अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन वी आर यूजिंग एंड कीपिंग इट इन पॉकेट्स, तो इन लॉन्ग टर्म दे हैव ऑब्जर्व कि कैंसर इज टेकिंग कैंसर हो रहा है, कैंसर डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो 9 to 10 years में, एंड ऑब्वियसली इन्फेंट्स में काफ़ी जल्दी होता है बिकॉज देयर स्किन इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, तो अभी हम लोग कैंसर में भी हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, एकदम डीप डाइव नहीं कर रहे। वी आर seeing we will be studying in this chapter, we will be studying only about uh, uh, causative agents of cancer जो कि वायरल ओरिजिन है। ठीक है, सो इसमें आपका हेपेटाइटिस आ गया, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस। ठीक है, तो ये क्या क्या कॉज कर रहे हैं? लीवर कैंसर कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहा है। ईबीवी बर्किट लिम्फोमा कॉज कर रहा है। कैपोस्की सार्कोमा, ठीक है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस एंड 1 and 2। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज सार्कोमा? कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है। कार्सिनोमा इज एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर बोला जाता है। लिम्फोमा मतलब लिम्फोइड सिस्टम का कैंसर होता है। ओके, एंड ब्लास्टोमा इज एम्ब्रियोनिक सेल का कैंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जरा बता दो। यस, ठीक है, ओके, बस एक ही बाकी। ओके, ठीक है, हाँ, तो किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने? यस, सो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि
कौन से वायरसेस कैसे कैंसर कॉज करते हैं और कैंसर कॉज होने का मेन रीजंस क्या क्या है, उसके बारे में भी आएंगे हम लोग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अभी ये हम लोग वायरसेस पढ़ रहे हैं, बट उसके जो बेसिक्स है, मतलब कैंसर का बेसिक्स है, वो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो कैंसर का बेसिक, हम लोग कैंसर जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका हम लोग को डेफिनेशंस देखने पड़ेंगे, राइट। सो व्हाट इज ऑन्कोजिंग, होपफुली आपको, एक मिनट। सो व्हाट इज ऑन्कोजीन, तो ये समझने से पहले कि वायरल ऑन्कोजीन क्या होता है, तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है, एंड तो ये पूरा समझने से पहले मालूम मैं क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। ओके। एंड देन ओके, होपफुली व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको, यस दिख रहा है। ओके। सो एक सेल ले लेता हूँ, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल ले लेता हूँ, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। सो देयर आर सम जीन्स, ठीक है, देयर आर सम जीन्स, एक मिनट, there are some genes in cell which cause which has very important role in cell cycling। ठीक है। ठीक है, सेल साइकिलिंग मतलब क्या होता है, सेल साइकिल करता है मतलब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, राइट, है ना। ये सबको पता है, बैक्टीरिया में भी वैसे ही होता है। सो इसको बोलते हैं सेल साइकिलिंग, मतलब एक सेल डिवाइड हो रहा है इनटू टू डॉटर सेल्स। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो उनका इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये रेगुलेटेड ग्रोथ करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन सेल इज डिवाइडिंग रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये जीन्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में सेल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इनको ऐसे जीन्स को बोला जाता है प्रोटो ऑन्को जीन्स। ठीक है। ठीक है, प्रोटो ऑन्को जीन। ठीक है। प्रोटो ऑन्को जीन मतलब ये क्या हो गया, एक टाइप के प्रिमिटिव ये क्या बोलते हैं, जीन्स हो गए, विच हैज़ एन एबिलिटी टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उसमें अगर म्यूटेशन इवेंट होता है तो इट कैन फुल्ली फंक्शनल एज ऑन्को जीन। ठीक है। तो आप बोलोगे ऑन्को जीन क्या होता है, सो ऑन्को, ऑन्को मतलब कैंसर कॉजिंग। ठीक है, ऑनको मतलब कैंसर। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, इफ इट दिस जीन इज एक्सपोज टू म्यूटेजन, मतलब इसमें म्यूटेशन इवेंट होता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजेनिक। तो प्रोटो ऑन्कोजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी बोले जाता है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्को मतलब कैंसर। ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ कैंसर। तो ऑन्कोजीन क्या हो गया, जो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर, सिंपल। तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो गया, जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, और उनका फंक्शन ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिलिंग में काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। बट अगर ये जीन में म्यूटेशन इवेंट होता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन। ठीक है, समझा, ये फंडा समझा, ऑन्कोजीन प्रोटो ऑन्कोजीन का फंडा समझा कि ऊपर से गया। ओके, नैतिक मैं बता, ओके, वापस मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ जीन्स रहते हैं जो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, देयर इज अ सेल साइकिल। तो आपको अगर पता रहेगा, एक तो माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, राइट, है ना, और फिर एक इंटरफेज होता है। ओके। ओके, सो ये जैसे ये एग्जांपल है सेल साइक्लिंग का। ठीक है, सो दिस इज इंटरफेस। ओके,
एंड दिस इज मियोसिस. मियोसिस हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है, कौन सा भी है, ओके, डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप. अभी इसमें क्या बोल रहा है, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ, अगर आपने सेल साइकिल देखा रहेगा तो G1 S G2. सो G1 क्या होता है, गैप 1. S मतलब सिंथेसिस फेस, ठीक है, जिधर जो G1 में बहुत सारे एंजाइम्स जनरेट होते हैं, सिंथेसिस में आपका डीएनए सिंथेसाइज होता है, और जितना भी सेल में जो भी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे डबल हो जाते हैं. एंड G2 इज अ गैप फेस, जिसमें, तो ये G1 और G2 में क्या होता है कि सेल इज वेटिंग फॉर प्रॉपर सिग्नल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट. फ्रॉम इन्वायरमेंट मतलब अदर जो दूसरे सेल्स है उससे, इन्वायरमेंट से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है क्या, ठीक है. और सब सारे अगर सिग्नल्स प्रॉपर रहेंगे तो ये क्या होता है, जो सेल साइकिल है, इट प्रोसीड्स टू सिंथेसिस फेज, जिसमें जो सेल के कंपोनेंट्स डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. एंड देन गैप 2 में फिर से सेल वेट करता है कि अगर करेक्ट सिग्नल मिला तो फिर इट विल अंडरगो माइटोसिस. अगर करेक्ट सिग्नल नहीं मिलते तो ये इधर ही अटक जाएगा, ठीक है, सेल इधर ही अटक जाएगा. तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स रहते हैं ना, वो ये कंट्रोलिंग रीजन्स रहते हैं इसमें. हम लोग बोलते हैं इसको, इसको स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल साइकिल हो रहा है, राइट. तो इधर क्या होता है, इधर कुछ कंपोनेंट्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स से ये रहते हैं, ताकि ये जो सिग्नल आ रहा है उसको कैप्चर करके ये जो सेल साइकिल आगे प्रोसीड हो सके G1 टू S फेस में, ठीक है. वैसे ही एक इधर है और एक इधर है, ठीक है. तो ये ऐसे प्रोटीन्स है जो कि रिक्वायर्ड है ताकि जो सेल साइकिल हो सके, ठीक है. अगर इसमें इसको CD केस बोला जाता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. काइनेस का रोल क्या है, फॉस्फेट ऐड करना, ठीक है. एंड साइक्लिन्स, ठीक है, ओके. देयर आर 2 प्रोटीन्स, CD केस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, और ये क्या, साइक्लिन है. तो क्या होता है, जब इसको फॉस्फोराइलेट करते, अब मैं डीप में जा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ. तो देर आर 2 प्रोटीन्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस. काइनेस मतलब फॉस्फेट ऐड करता है, किस पे फॉस्फेट ऐड कर रहा है, दूसरा प्रोटीन है साइक्लिन, ठीक है. तो ये ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसमें जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो ये टूट जाते हैं, ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, इसको जो बेसिकली एक टाइप का स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं, और ये सेल साइकिल को रोक के रखते हैं, ठीक है. अभी सोचो, कैंसर सेल, दिस इज नॉर्मल सेल का सेल साइकिल, ठीक है. बट कैंसर सेल में जो क्या रहता है, CD केस लगातार बनते रहते हैं, ठीक है. एंड CD के कभी बनता है आपका, जब भी आपका एंड साइक्लिन्स कभी बनता है जब भी आपका सेल्स को ग्रो करना है, एंड मतलब बेसिकली इट वांट्स टू क्रिएट और जनरेट डॉटर सेल्स, ठीक है, तभी ये कॉन्सेंट्रेशन में बनता है. बट कैंसर सेल में क्या होता है, cyclin dependent kinase and cyclins are produced 24/7 365 days every minute, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, जो कैंसर सेल है वो अनरेगुलेटेड डिवीजन, मतलब अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है, ठीक है. जो इसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, नॉर्मल सेल में अगर देखोगे तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि वो कब बनेगा, ठीक है. बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता, इट इज प्रोड्यूस 24/7, एवरी मिनट इट इज प्रोड्यूस. तो इससे क्या होता है, सेल साइकिल होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है. तो ये क्या हो गया, इसमें जो रेगुलेशन हो कर रहा था, ये कर रहे थे, ठीक है, ये कर रहे थे, अब ये क्या हो गया, अनरेगुलेटेड हो गया, ठीक है. क्योंकि सेल साइकिलिंग कर रहा है, फटाफट 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 कर रहा है, मतलब सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको, तो वो फटाफट फटाफट सेल साइकिल कर देगा. तो ये ऐसे जीन्स होते हैं प्रोटो ऑन्को जीन्स, और जब ये म्यूटेट हो जाता है तो ये लगातार बन सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं सिग्नल का वेट करेंगे. तो म्यूटेशन इवेंट की वजह से वो ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड 24/7 365 डेज, ठीक है. तो तो प्रोटो ऑन्को जीन्स क्या हो गया, दीज आर नॉर्मल जीन्स जो प्रेजेंट है हमारे सेल्स में, ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट रहते हैं. एंड ऐसा नहीं है कि सब में प्रेजेंट नहीं है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस वर्ल्ड have मतलब ह्यूमंस की बात करो तो contains they have proton proteins, okay.
एंड ये प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन इवेंट होता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल साइकिलिंग, तो ये ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, जो सेल्स है वो अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, इधर रेगुलेशन हो रहा था नॉर्मल सन में, ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैंसर का डेफिनेशन ही है कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऑन्कोजीन है वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। आप समझा कि ऊपर से क्या? यस, ओके, ठीक है। अभी प्रोटो ऑन्कोजीन्स के साथ आ गया आपका दूसरे टाइप के जीन्स, ओके। तो ये सेल में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि इस जो सेल साइकिल है उसको कंट्रोल रखे, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के पास रहता है, बट म्यूटेशन इवेंट की वजह से ये कंट्रोल निकल जाता है और सेल अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है। अभी दूसरा जो मैकेनिज्म है सेल के पास, क्योंकि ये जो है ये कैंसर सेल बन सकता है, तो कैंसर सेल बनने से रोकने के लिए एक जो सेल रहता है, ईच एंड एवरी सेल हैज another type of gene which is called as tumor suppressor gene, okay, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी नाम से क्या पता चल रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ये जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। और ये जबरदस्त रेगुलेट करता है, ठीक है, जबरदस्त रेगुलेट करता है, या मैं बोल सकता हूँ सेल साइकिल को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस कर लेके रखता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। अभी आप एक एकदम सिंपल फंडा बता देता हूँ। अगर देखो आपके पास दो सेट ऑफ जीन है, ठीक है, एक मदर से है एक फादर से है, ठीक है, और आपका जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ठीक है, दो सेट है, ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन है, उसमें अगर देखे, अगर आपको एक जीन भी डिफेक्टिव मिल जाता है, ठीक है, दिस जीन विल बिकम ऑन्कोजिन और कैंसर फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या, इवन इफ वन जीन इज म्यूटेटेड तो ये ऑन्कोजेनिक बन जाएगा एंड इट विल फॉर्म कैंसर, ठीक है। तो अगर एक भी जीन म्यूटेट होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स में तो इट विल बिकम ऑन्कोजेनिक, ठीक है, ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजेनिक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, बट अगर तुम ट्यूमर सप्रेसर जीन में देखोगे, अभी सेम एग्जांपल लेते हैं ट्यूमर सप्रेसर पे, अगर मदर से एक मिल रहा है फादर से एक मिल रहा है, ठीक है, और फादर में ट्यूमर सप्रेसर जीन इज म्यूटेटेड, ठीक है, तो बट क्या है इधर, मदर का जो जीन है इट इज स्टिल फंक्शनल, ठीक है। तो ये जो मदर का ट्यूमर सप्रेसर जो जीन रहेगा, इट विल restrict this and it will restrict oncogenes also, ठीक है। तो अगर एक भी जीन वर्किंग कंडीशन में तो ट्यूमर सप्रेसर जीन विल फोर्स ट्यूमर सप्रेशन, ठीक है। तो अगर एक भी जीन एक्टिव है ट्यूमर सप्रेसर का तो इट विल रेस्ट्रिक्ट ट्यूमर ग्रोथ, ठीक है, उसको मार देगा वो, ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर का जीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है TP53 या P53 भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्यों बोला, क्योंकि जितने भी कैंसर देखे गए उसमें से मोर देन 50% केस में आपके जो P53 थे, इन मोर देन 50% ऑफ कैंसर पेशेंट्स ये P53 म्यूटेट हो जाता, ओके। बाकी ये जो पेशेंट्स है उनमें कोई अलग दूसरा टाइप का ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेटेड रहता है, बट मैं बताऊँ खाली एक ही जीन के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। P53 अगर म्यूटेट हो जाता है तो इट मे इट इट इज डिटेक्टेड इन मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स की P53 म्यूटेट हो चुका है, ओके।
ठीक है, तो इधर आ गया रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस हो गए। ओके, ठीक है, तो ये दो फंडा समझा आपको, प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है, और प्रोटो ऑन्कोजीन अगर म्यूटेट हो गया तो ऑन्कोजीन बन सकता है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन इज सेपरेट, ये नॉर्मल फंक्शन करते हैं, और ऑन्कोजीन इज सेपरेट जो कि कैंसर कॉज कैंसर फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, वैसे ही आ गया ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो जब दोनों जीन्स, सेट ऑफ जीन्स या सेट ऑफ एलील्स म्यूटेट हो जाते हैं, तो इट विल फॉर्म कैंसर। ठीक है, तो ये कैंसर फॉर्म करेगा। ठीक है, जब दोनों भी जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बंद हो जाते हैं, तो इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है? बता दो। समझा ये? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, इधर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये तीन देख लिए, तीन डेफिनेशन या तीन के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज वी ऑन्कोजीन? ठीक है, वी ऑन्कोजीन, और दूसरा होता है सी ऑन्कोजीन। ठीक है, ओके। तो ये वी मतलब वायरल ऑन्कोजीन, और सी मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन। तो जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है इधर, ये म्यूटेट हो जाते हैं, तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है उनको, क्योंकि वो अगर होस्ट में रहेंगे, मतलब जो भी सेल्स है उसका ही डीएनए म्यूटेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है, सेलुलर, सी इज फॉर सेलुलर, मतलब सेल के अंदर, सेल का डीएनए इज म्यूटेटेड। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। अभी इसमें जो एक मेजर ये चीज़ है वो बतानी पड़ेगी, कि जो इवोल्यूशन जब हो रहा था ह्यूमंस को, तो उसमें हो सकता है कि जो कुछ वायरसेस आए रहेंगे, एंड गलत एक्सिशन की वजह से, अभी जो ये वायरसेस थे, हो सकता है कि जैसे ये सेलुलर ऑन्कोजीन है, ठीक है, और वायरसेस इधर आके क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया कि दे इन्फेक्टेड होस्ट। ठीक है, अभी गलती से उन्होंने क्या किया होगा, वायरस ने, कि इंस्टेड ऑफ, तो जो इनकरेक्ट कटिंग के वजह से क्या हुआ रहेगा, कि इसको कट करके निकाल दिया। ठीक है, तो वायरस के पास क्या कैपेबिलिटी आ गई, सी ऑन्कोजीन के, सी मतलब ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनेसिटी आ गई, मतलब ये जीन वायरस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये जैसे ये सेलुलर ऑन्कोजीन था ओरिजिनली, ठीक है, और वायरस इसके बाजू में इंटीग्रेट हुआ था, और इनकरेक्ट कटिंग की वजह से वायरस ने अपने जीन छोड़ के सेलुलर ऑन्कोजीन को उठा लिया। ठीक है, ये एवोल्यूशन के मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ, तो ये जो वायरस है, इट नाउ कंसिस्ट ऑफ उसके खुद के जीन्स और एक ऑन्कोजीन। ठीक है, अभी सोचो ये वायरस जब दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो ये जो सी ऑन्कोजीन है, क्योंकि इट इज़, मैंने जैसे बताया था, अगर एक जीन भी नॉन फंक्शनल है, तो वो इट विल फॉर्म कैंसर। तो जब ये वायरस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, इट विल लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। ठीक है, कैंसर फॉर्मेशन। ओके, सो तो ऐसे इवोल्यूशन में क्या हुआ, कि वायरस इज टेकिंग, और इट हैज़ अपलोडेड सेलुलर ऑन्कोजीन। तो जब वायरस के पास सेलुलर ऑन्कोजीन आ गया, तो अभी वायरस के पास ही है, तो उसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। ठीक है, मतलब अभी क्या हो गया, नाउ वायरस पोसेस वन कॉपी ऑफ ऑन्कोजीन। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वी ऑन्क या वी ऑन्कोजीन, वायरल ऑन्कोजीन। समझा ये फंडा, समझा?
यस, फंडा समझा कि ऊपर से गया? पक्का समझा ना? ओके, ठीक है, होपफुली समझा रहेगा। किसी को रिपीट चाहिए रहेगा तो दे कैन रेज हैंड और दे कैन नो मैसेज। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? तो हम लोग जो ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात नहीं करें जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांजैक्शन की बात करें। नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो नॉर्मल सेल, ध्यान से सुनो, जब नॉर्मल सेल में म्यूटेशन इवेंट होता है, ठीक है, मे इट मे बी इन प्रोटोऑन्कोजीन्स और इट मे बी वाया इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस और इट मे बी ड्यू टू म्यूटेशंस इन ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, दोनों अलील्स में जब ऐसे म्यूटेशंस होते हैं तो नॉर्मल सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैंसरस सेल में। ठीक है, एंड कैंसरस सेल में देर इज अ ये क्या होता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल सेल्स की बात कर रहा हूँ और ये क्लम्प फॉर्मेशन कॉज करता है। ठीक है, तो जब आप कैंसर देखोगे तो वो क्या रहता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ रहता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था ना ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे में देखा था कि जब वायरस कैंसर जो कॉज करता है, जब वो इन्फेक्ट करता है होस्ट को, तो होस्ट में एक फोकाई फॉर्म होता है, राइट? फोकाई फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंस्टेड उसके ऊपर जो आपके सेल्स है वो ग्रो होने चालू होता है। इन इन दिस केस ये एक बड़ा फोकाई हो जाता है, मतलब एक जैसे कॉलोनी रहती है वैसे दिखती है, बाकी सारे मोनोलेयर दिखते हैं। ठीक है, मोनोलेयर क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्टैक्ट इनिबिशन एक्टिविटी आती है। ठीक है, तो जो सेल्स में कैंसर ने इन्फेक्ट किया, वायरस ने इन्फेक्ट किया एंड इट इज कॉजिंग कैंसर, तो ये कैंसर जो कैंसरस सेल्स है ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के टच में आ जाएंगे तो फिर इट विल नॉट, दे विल नॉट ग्रो। बट कैंसरस सेल क्या रहते हैं, दे आर बिट न्यूसेंस और वो एक के ऊपर एक ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन निकल जाता है इनके। ठीक है, तो मैंने इतना बड़ा बनाया बट इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, इट इज आपको मोनोलेयर में स्पॉट्स दिखेंगे, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड दिखेगा सेल्स। ठीक है, तो ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है। नॉर्मल सेल जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ दिखाता है, विच इज नथिंग बट कैंसर सेल। ठीक है, ओके, सो अभी जो ये कैंसर सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड में हुआ किसी पेशेंट को, ठीक है, हैंड में हुआ, ठीक है, और हैंड में ही है। ठीक है, उधर है, उधर से कहीं दूसरी जगह दूसरे बॉडी पार्ट में मूव नहीं किया, तो इसको हम लोग ऊपर बढ़ भी नहीं रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन कैंसर। ठीक है, बेनाइन कैंसर। ओके, if the cancer is not spreading, it is called as benign cancer। ठीक है, ये जनरली हार्मलेस रहते, हार्मलेस रहते, बट ध्यान से सुनो, ये हार्मफुल कभी हो जाता है बाइनन कैंसर, जब ये ब्रेन में रहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन का न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करते हैं और ब्रेन में जगह घेर देते हैं, इसकी वजह से वो जो न्यूरॉन की फायरिंग रुक जाती है उधर। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोगों को फिर चक्कर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड जो न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे तो आपका मूवमेंट सब रुक जाता है। ठीक है, ओके, बट तो मैंने बताया बेनाइन कैंसर एक लोकलाइज्ड कैंसर भी बोल सकते हैं, बट जब वो दूसरे बॉडी में फैलना चालू हो जाएगा, ठीक है, इफ इट विल बी स्टार्टिंग टू इन्फेक्ट अदर ऑर्गन सिस्टम लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या आपका स्टमक हो गया, कोलोन हो गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, आंखें हो गई। ठीक है, तो इट इज नाउ टर्म्ड एज मेटास्टैटिक। ठीक है, मेटास्टैटिक, सॉरी, ठीक है, मेटास्टैटिक कैंसर, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गन में फैल चुका है। ठीक है, मेटास्टैट, इसको बोलते हैं मेटास्टाइज्ड हो चुका है, मतलब कैंसर सेल मेटास्टाइज हो चुका है, मतलब
इट हैज मूव फ्रॉम प्राइमरी सोर्स टू अनदर सोर्स, ठीक है। इसको मेटास्टाइज, ओके चलेंगे। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत जा रहा है, ओके एक बार देख लेना। तो ये क्या हो गया, ये दिस आर मोर हार्मफुल, और बेनाइन कैंसर इज लेस हार्मफुल, बेनाइन कैंसर इज लेस हार्मफुल और मेटास्टैटिक कैंसर इज मोर हार्मफुल, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। यस, नो, अब आते हैं हम लोग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैंसर। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड, जैसे मैं इधर बता देता हूँ, इधर आ जाते हैं हम लोग, क्या है, इन विच एबनॉर्मल सेल्स डिवाइड विदाउट कंट्रोल, मतलब क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जिसमें कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, सेल्स के ग्रोथ के कंट्रोल ना हो, ठीक है। और हम लोगों ने नॉर्मल सेल्स में देखा था कि कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ओके। तो कैंसर सेल कैन इन्वेड नियर बाई टिश्यूज और कैन स्प्रेड थ्रू आउट ब्लड स्ट्रीम, अगर ब्लड में फैल गया तो वो ल्यूकेमिया कॉज करता है, लिम्फेटिक सिस्टम में फैल गया तो लिम्फोमा कॉज कर सकता है, ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली ब्लड ईच एंड एवरी सेल को टच करता है तो वो क्या हो जाता है, सिस्टमिक हो जाता है, सिस्टमिक मतलब पूरे बॉडी में फैलना चालू हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप जो खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इट में शुड नॉट लीड टू कैंसर, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर देखो, ये चार्ट दे रखा है कि आई थिंक ये यूएस का है, कि सबसे ज़्यादा लोग प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोस हो चुके हैं, ठीक है। एंड जो न्यू केसेस हो सकते हैं, लंग कैंसर 15%, कोलॉन 10%, यूरिनरी ब्लैडर भी होता है, जो उनको बहुत सारे ये होते हैं। अभी जो एक रिसर्चर का मैंने सुना था कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेम करते हैं अपने ऑर्गन्स को, नॉट बाय चॉइस बट बाय ईटिंग न्यूसेंस फूड, ठीक है, तो इट में लीड टू कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकेमिया हो गया, ओरल कैविटी हो गए, फैरनेक्स हो गया, ये जब आप ये जो फेनी और ये क्या क्या बोलते हैं, जो तंबाकू रहता है, टबैकोज रहते हैं, जब वो कंज्यूम करते हैं तो ओरल कैविटी एंड फैरनेक्स में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, गले तक जाता है। और क्या होता है, अगर आप मैं चलो होपफुली सबने खाना खाया रहेगा, तो दे शुड नॉट वोमिट, ओके। मैं एक काम करता हूँ, एक सर्च करता हूँ, गूगल सर्च करता हूँ। Just a second। तो ये कैंसर में क्या होता है कि जो अम, क्या होता है, जो अगर ओरल कैंसर होता है ना, तो उधर का पूरा जो ये ऐसा दिखता है ओरल कैंसर, ठीक है। ये ओरल कैंसर ऐसा दिखता है, दिस इज नथिंग बट सिंपल सर्च, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जबड़ा काटना पड़ता, जबड़ा बोल रहा हूँ मैं, मतलब विद बोन काटना पड़ता, क्योंकि बोन में भी फैल जाता, ठीक है। ये ऐसा दिखते हैं फिर लोग, ठीक है, ये विद कैंसर है, विद कैंसर, ठीक है। और फिर उनका पूरा का पूरा ये जो है वो काटना पड़ता है उनको, ठीक है, ऐसा। ये देखो ये ऐसे कैंसरस हो जाता है, टबैको ज़्यादा खाते हो तो उसमें वैसा ही होता है, ठीक है। एक, ठीक है। तो ये ऐसा फिर ये अगर आप देख पा रहे हो, तो इसमें इधर से इधर इसको काटा गया है, ठीक है, ओके। सो ये पूरा फिर जैसे फिर उन लोगों को बहुत सारी महंगी सर्जरी करवानी पड़ती है, क्योंकि ये जॉ पूरा निकाल दिया ना, आधा जॉ निकाल दिया, ठीक है। उसके साथ वो जो स्किन है वो पूरा निकल जाता है, तो अंदर मटेरियल कुछ बचता नहीं, ठीक है। तो स्मोकिंग के वजह से या टबैको
ज़्यादातर इंडिया में तो टबैको खाने की वजह से होता है। तो ये क्या होता है, पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है। फिर अगर आपको सही दिखना है, मतलब फेशियली अच्छा दिखना है, तो फिर उधर फिर आप स्टील के रॉड डाल सकते हो, ठीक है, एंड उसमें फिलिंग डाल सकते हो। ओके, तो ये चेहरा ऐसा हो जाता है। ओके, ये ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये भी एक टाइप का दे रखा है कि मैंने ज़्यादा स्मोक नहीं किया था बट फिर भी हो गया, एंड 44 एज 44 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे ना तो ये तो आफ्टर सर्जरी है। ड्यूरिंग सर्जरी आप देखोगे तो बहुत आप खा नहीं पाओगे, ठीक है। ओके, सॉरी, मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, सो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो गया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, यूट्रीन, नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा, मेलानोमा, ठीक है। काफ़ी लोगों को होता है लुकेमिया, ठीक है। ओके, जो मेल्स में अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है, ठीक है, तो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट रहता है, राइट, जो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, जो इफ इट सेज कि द इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। तो वही जो स्टिक है, अगर मेल यूज़ करे, उसमें उसमें यूरिन डालना रहता है, तो अगर वो मेल यूज़ करे और वो पॉजिटिव निकलता है, तो इट डजेंट सिग्निफाई कि मेल प्रेग्नेंट है, बट इट सिग्निफाइज कि जो मेल है, इट इट ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। समझ रहे हैं? ओके, समझा कि ऊपर से जा रहा है हम लोगों को? यस, बता दो। Yes, sir. ऊपर से जा रहा है? किसी को कुछ रिपीट चाहिए, बता दो। ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, कैंसर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले देखा था, फोकस फॉर्मिंग एसिड, ट्रांसफॉर्मेशन एसिड, ओके, ठीक है। और एक मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर मैं कैंसर सेल्स को ग्रो करता हूँ इन विट्रो, इन विट्रो मतलब इन टेस्ट ट्यूब, मतलब इन द लैब, ठीक है। तो कैंसर सेल्स जो रहते हैं और नॉर्मल सेल्स, ठीक है, दोनों से दोनों टाइप के सेल्स रहते हैं, ओके। तो एक नॉर्मल सेल होता है और कैंसर सेल होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, और ये कैंसरस सेल है, ठीक है। दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो नॉर्मल सेल को ज़्यादा सीरम का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि सीरम में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, ओके, ओके। एंड जितना सीरम नॉर्मल सेल को चाहिए, उससे 1/10 क्वांटिटी, खाली 1/10 क्वांटिटी सीरम का रिक्वायरमेंट रहता है कैंसर सेल में। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट wholly डिपेंडेंट ऑन सीरम, दे प्रोड्यूस देयर ओन ग्रोथ फैक्टर्स एट मच हायर रेट, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोलेबली ग्रो होता है, ठीक है। कैंसर अनकंट्रोलेबली ग्रो होता है, ठीक है, ओके। सो जो कैंसर सेल्स रहते हैं, उनको जो सीरम रिक्वायरमेंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। मतलब जैसे अगर मैं इधर बोल रहा हूँ 10% ही चाहिए, ठीक है, जैसे इधर 50 ml चाहिए, तो ये खाली इसको 5 ml ही यूटिलाइज करेगा, ठीक है, पर 1000 नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट ए परफेक्ट एग्जाम्पल। यस, किसी को कुछ पूछना? यस, ओके, चलो ओके, आ गए हम लोग, ओके। अभी इधर आ जाते हैं।
अच्छा, ये कैंसर सेल में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, नॉर्मल सेल में अगर देखोगे तो टेलोमियर्स काम नहीं करते हैं, मतलब वो बहुत रेयरली काम करते हैं। एंड इफ इट फंक्शन, इट फंक्शंस ओनली इन स्टेम सेल्स। ठीक है, खाली स्टेम सेल्स में ही जो टेलोमियर्स काम करते हैं। सो आपको पता है टेलोमियर्स का फंक्शन क्या है? ठीक है, टेलोमियर्स क्या होते हैं? एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, डीएनए के एंड रहते हैं एकदम, टर्मिनल रहते हैं, टर्मिनल रीजन्स रहते हैं। ठीक है, और विद ईच रेप्लिकेशन क्या होता है, जो टेलोमियर्स रहते हैं वो साइज में छोटे होते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लीनियर क्रोमोसोम है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इधर आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। ओके, सो ओके, सो ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टेलोमियर। ठीक है, ओके, नाउ विद ईच रेप्लिकेशन साइकिल ये टेलोमियर छोटा होता रहता है। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें टेलोमियर जो है, ये टेलोमियर है वो इतना छोटा हो जाता है कि आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग ने इससे पहले जो कल्चर की बात की थी, ठीक है, टिश्यू कल्चर की, उसमें मैंने बताया था ना, जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो 10 to 100 पसास तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, सब कल्चरिंग तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो वन ऑफ द रीजन इज शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर्स। ठीक है, अभी तुमको पता है कि कैंसर सेल्स में क्या कैंसर सेल्स में और स्टेम सेल्स में जो टेलोमियर है उसको इंक्रीज किया जाता है। टेलोमियर्स को इंक्रीज किया जा सकता है बाय यूजिंग एंजाइम टेलोमेरेस। ठीक है, टेलोमेरेस ये नॉर्मल स्टेम सेल्स में दिखते हैं। ठीक है, टेलोमेरेस एंजाइम। ठीक है, तो टेलोमेरेस क्या करता है, जो एंड्स को है ना उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका ये जीन फंक्शनल रहे, पूरा का पूरा जीन। तो सेम थिंग आपको टेलोमेरेज एक्टिविटी कैंसर सेल में भी दिखती है। एंड कैंसर सेल में ये बहुत स्पीड में काम करते हैं। ओके, एंड इट तो ये क्या होता है, इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ जीन बेसिकली। ठीक है, बहुत बड़े हो जाते हैं। ओके, देयरफॉर ये काफ़ी ज़्यादा बार रेप्लिकेट होते हैं, एंड इसकी वजह से जो कैंसर सेल है उसको इममॉर्टैलिटी मिलती है। व्हाट इज इममॉर्टैलिटी? मतलब कोई कभी भी ये, जब तक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे तब तक ये जिंदा रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इममॉर्टैलिटी। ठीक है, एंड मॉर्टैलिटी मतलब क्या? सेल्स को हम लोग न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इवन आफ्टर 100 पसाजेस तो वो क्या हो जाएगा, सेल डाई ऑफ हो जाएगा। तो जितना भी न्यूट्रिएंट दो तब ग्रो नहीं करने वाला, तो वो इमॉर्टल्स होता है, मॉर्टल्स होते हैं। इमॉर्टल्स मतलब आप न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहोगे तो वो जिंदा रहेंगे 1000 ईयर्स, 2000 ईयर्स, 3000 ईयर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हम लोगों ने हेनरिटा लैक्स का बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैंसर सेल में टेलोमेरेज एक्टिविटी नॉर्मल सेल से भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो एंड से रहते हैं वो कभी भी छोटे नहीं होते हैं। देयरफॉर जो एजिंग प्रोसेस होती है या उसके बाद जो सेल्स फुल्ली फंक्शनल ही रहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होता, मतलब सॉरी, कभी भी स्टॉप नहीं करता डिवाइड करने में। ये अगर कैंसर सेल रेगुलेट हो जाता तो वो स्टॉप कर देता। ठीक है, तो दूसरा जो बहुत अभी बहुत सारे जो ये बहुत गंदा है। ओके, ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर और ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कैंसर सेल या आपके कैंसर सेल, या दूसरा उसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ट्यूमर भी बोल सकते हैं आप उसको। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो एक काम करता हूँ, मैं वाइट बोर्ड में आता हूँ और इसमें हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, जो कैंसर सेल है उसमें काफ़ी सारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं। ओके, ओके, जेनेटिक चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ऑब्वियसली म्यूटेशन इवेंट हो रहा है, तो चेंजेस हो रहे हैं। अभी ये ध्यान दो, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, दे डोंट
focus on fidelity activity of polymerase. Fidelity activity ना के बराबर रहती है. ओके, फिडेलिटी एक्टिविटी इज नॉट देयर, ना के बराबर है. अभी फिडेलिटी एक्टिविटी नहीं है या जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं दिखा रहा पॉलीमरेज, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. एंड इट ऑब्वियसली दिस जेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, तो ये स्टेबलाइज भी हो सकते हैं, अनस्टेबलाइज भी हो सकते हैं, बट इट विल ऑब्वियसली डेफिनेटली विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स. ठीक है, क्योंकि जो मेन फंक्शन था वो जीन का वो चला चुका है. ठीक है, और देयरफॉर तो उनका जो जीन का फंक्शन चेंज हो चुका है. सो नाउ इट इज रेडी, वो कैंसर फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. तो जैसे हम लोग इसकी भी बात करते हैं, हम लोग के सेल्स क्या डिप्लॉयड इन नेचर है. डिप्लॉयड मतलब डाई, डाई मतलब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक फादर से मिला एक मदर से मिला. ठीक है, प्लॉयडी मतलब न्यूक्लियस. ठीक है, प्लॉयड तो टू सेट्स ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब जीनोमिक क्रोमोसोम्स है. ठीक है, अभी जो कैंसर सेल्स रहते हैं उसमें वो एन्यूप्लॉयडी दिखाते हैं. एन्यूप्लॉयडी मतलब एन्यूप्लॉयडी मतलब इसमें क्या हो सकता है, ये वन सेट भी हो सकता है, थ्री सेट भी हो सकता है, सॉरी हम बोले वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, या थ्री सेट्स हो सकते हैं, या फोर सेट्स हो सकते हैं. ओके, या उससे भी ज़्यादा रह सकते हैं. तो इसको एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एनुप्लॉइडी बोला जाता है, एनुप्लॉइड बोला जाता है. ठीक है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को एनुप्लॉइडी बोला जाता है, जो कि आपके नॉर्मल सेल्स में नहीं दिखते. ठीक है, ठीक है, तो एनुप्लॉइडी. ओके, या उसको बहुत सारे क्रोमोसोम है तो उसमें पॉलीप्लॉइडी भी बोला जा सकता है. ओके, पॉली मतलब मैनी. अभी नेक्स्ट है जो सेल्स बिकम इमोर्टलाइज्ड, मतलब वो क्या होंगे, आप जब तक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते जाओगे तो वो जिंदा रहेगा. अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली कोई भी सेल्स जिंदा नहीं होगा. ठीक है, एक मिनट. ओके, मैं ये पेज वापस रीस्कैन करके भेजूंगा. ठीक है, तो आप लोग इसको इंसर्ट कर लेना. ओके, नेक्स्ट है आपका cell undergo metabolic changes obviously and as dividing and growing rapidly. तो ऑब्वियसली क्योंकि म्यूटेशन इवेंट हो रहा है, बहुत सारे म्यूटेशन इवेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन वन म्यूटेशन इवेंट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अनदर म्यूटेशन इवेंट. तो इधर क्या हुआ है, जीन्स में चेंजेस आए जिसकी वजह से अभी अगर वो जीन कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखा रहा है तो उसकी वजह से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी. तो इसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और ऑब्वियसली एंड सेल विल ग्रो वेरी वेरी एट रैपिड रेट. तो नॉर्मल सेल डिवाइड होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, बट आप जब कैंसर सेल्स देखोगे तो वो बहुत जल्दी डिवाइड होता है. ठीक है, तो उसको हो सकता है कि मुझे दूसरे दिन ही पसाज करना पड़े, मतलब आज मैंने इनोकुलेट किया और कल तक सेल्स ग्रो हो गए, तो क्या होना पड़ेगा, फिर मेरे को उसको वापस सब कल्चरिंग करना पड़ेगा या पसाजिंग करना पड़ेगा. ठीक है, बट अगर तुम लोग नॉर्मल सेल्स देखोगे तो इट मे टेक 1 to 10 days और 15 days ग्रो होने के लिए. ठीक है, तो कैंसर सेल है नॉर्मल सेल्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है. फिर प्लस लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, मतलब कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं है. जब जैसे मैंने बताया था, जो आपके नॉर्मल सेल्स रहते हैं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्रो करना बंद कर देता है. ठीक है, तो ये जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये सेल्स ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, बट अगर जगह है, स्पेस है और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है तो ये ग्रो करते रहेंगे. ठीक है, ग्रो करते रहेंगे. जैसे अगर ये है और ये तुम्हारे नॉर्मल प्लेट है. ठीक है, तो इसमें खाली 3 सेल्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो फिर ये इनको ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है. इधर 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 इधर. ठीक है, बट ये इसको नहीं है. ठीक है,
बट ये ऐसे कैंसरस केसेस में क्या होता है कि जो कांटेक्ट इनिबिशन भूल जाते हैं, सेल्स भूल जाते हैं, मतलब इट डज दे डू नॉट फॉलो कांटेक्ट इनिबिशन प्रोटोकॉल, और ये क्या करते हैं, एक के ऊपर एक मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ये मल्टीपल लेयर बनता है, दिस इज नथिंग बट फोकाई। ठीक है, तो एक टाइप का कॉलोनी भी जाना, बैक्टीरियल कॉलोनी जैसे दिखता है गोल, वैसा ही तुमको ये ऐसे कॉलोनीज भी दिखेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, फोकाई बोला जाता है। ठीक है, फोकाई। ओके, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ओके, रोहित समझ रहा है रोहित? ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अभी दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कैंसर का? तो ये मेन वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने देखे, वो सारे मेन है, तो ये बट थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल सेल रहता है उसको एक ना एक सरफेस की ज़रूरत रहती है जिधर वो चिपक के बैठ जाए, एंड देन इट विल स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, ओके। सो उसको बोलते हैं एंकरेज डिपेंडेंसी, मतलब उसको कोई ना कोई बेस सरफेस चाहिए ताकि उसमें वो ग्रो कर सके। बट अगर मैं बोलूँ कि जो कैंसर सेल है, ठीक है, दीज आर एंकरेज इंडिपेंडेंट, मतलब उनको सरफेस की ज़रूरत नहीं है, लार्ज सरफेस एरिया की ग्रो करने के लिए। दे कैन ग्रो इन ब्रॉथ सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये ब्रॉथ सोल्यूशन में भी इजीली ग्रो कर पाएंगे, जैसे हम लोग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वैसे ही ये कैंसर सेल्स को भी ग्रो कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंकरेज इंडिपेंडेंस दिखाते हैं, लॉस ऑफ नीड ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब चिपकना। ठीक है, सरफेस को चिपकना। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं एंड विदाउट एनी एडिशन ऑफ सीरम। तो इसमें सीरम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, हो सकता है 5 to 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसफॉर्म सेल्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो दे प्रोड्यूस देयर ओन न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, सो दे कैन प्रोड्यूस, या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब जो भी ग्रोथ फैक्टर्स रहेगा वो खुद ही बना लेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या, ट्रांसफॉर्म सेल्स कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली विदाउट द एडिशन ऑफ सीरम और ग्रोथ फैक्टर। तो उसमें सीरम का रिक्वायरमेंट काफ़ी काफ़ी कम रहता है अपना इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या, सेल, अभी जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल की बात कर रहा हूँ, तो कैंसर सेल में लूज साइकिल कंट्रोल। ये कौन सी साइकिल की बात हो रही है? ग्रोथ साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो ग्रोथ साइकिल हम लोगों ने देखा था, G1 S, G2 और फिर माइटोसिस। तो जो वो केसेस में जो कैंसर सेल्स रहेंगे उसमें जो माइटोसिस से छोटा आपका इंटरजेनिक फेज हो जाएगा, जिसमें आपका ग्रोथ फेज, जो बाकी जो फेसेस है वो आपको दिखेंगे। ओके, चलो एक मिनट। ओके, नेक्स्ट है। तो इधर किधर गया? ओके, तो जो कैंसर सेल है उसमें जो सेल साइकिल है वो लॉस्ट हो जाता है, एंड नॉर्मल सेल में सेल साइकिल नॉर्मली चलता रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल, या एबनॉर्मल में बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड सेल कैन ग्रो साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है जो इस पे रिलेटेड है, एंटीजेंस पे। सो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो दो टाइप के एंटीजन दिखाते हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड टी एंटीजन, ट्रांसफॉर्मेशन एंटीजन, और TSTA। ठीक है,
ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन एंटीजन, ऐसा कुछ तो है। एक बार चेक कर लेना, टाटा और टीएसटी है। ठीक है। अभी ये दोनों का फंक्शन क्या है? तो ये दोनों फंक्शन करते हैं कि आपके जो कैंसर सेल्स है, ठीक है, कैंसर सेल में जो ये लिपिड है इट इज़ ऑफ नॉर्मल सेल, ठीक है, बट कैंसर सेल के ऊपर जो एंटीजेंस है इट बिलोंग्स टू कैंसर। ठीक है। अभी इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे विद नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी सेल्स से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ऑब्वियसली इधर क्या है, ये एंटीजेंस है। ठीक है, एंटीजेंस। तो वी कैन इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉन्ग टर्म थिंग, वी कैन गो फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। ठीक है। तो एंटीजन डिटेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाता है। बट इसके एक ड्रॉबैक भी है, और वो मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, कैंसर सेल का मेजर ड्रॉबैक क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, कि जो ये कैंसर सेल है ना, ये अपने एंटीजेंस को छुपा सकते हैं। ध्यान से सुनो, जो एंटीजेंस है उनके फंक्शनिंग को उनके उसको छुपा सकते हैं, एंटीजेंस को छुपा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंसर सेल है और इसमें एंटीजेंस है, तो इसमें क्या होगा, अभी जब ये ब्लड में घूमेगा तो इधर क्या होगा, एंटीबॉडीज रहेंगे पूरे बॉडी में। ठीक है, विच विल ट्राई टू बाइंड टू दिस एंटीजेंस। ठीक है। एक बार अगर ये एंटीबॉडी ने इसको बाइंड कर लिया, ठीक है, जो भी बॉडी जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, if it detects this cancerous cells, तो ये क्या करेंगे, दे कैन डिटेक्ट कैंसरस सेल्स, या ये मालूम क्या कर सकते हैं, जो कैंसर सेल्स है ना वो अपने एंटीजेंस को अंदर ले लेंगे। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक एक बार क्लियर कर देता है। तो जो कैंसर सेल्स है उनके पास ऐसे एंटीजेंस रहते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, या ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन एंटीजन, या ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसफॉर्म एंटीजन। ठीक है। ओके। सो ये ऐसे एंटीजेंस रहते हैं जो ट्यूमर्स दिखाते हैं नॉर्मल ह्यूमंस में। ठीक है। अभी बट के जब भी इम्यून सर्वेलेंस आता है, मतलब एज इन कोई एंटीबॉडी सर्वे करने के लिए आता है कि ये इधर कोई एंटीजेंस ऐसा तो नहीं है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो ये वायरसेस, सॉरी, ये वायरसेस या कैंसर सेल्स ऐसे रहते हैं कि ये अपना पूरा का पूरा जो एंटीजेंस है उसको छुपा लेते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ओके। एक बार अंदर ले लिया तो क्या होगा, इम्यून सेल आएगा, सर्वे करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसर सेल है, वो किसने बोल दिया उसको, कैंसर सेल नहीं है, अभी तो कैंसर सेल नहीं है, क्योंकि ये एंटीजन से छुपा देता। तो ये एंटीबॉडीज को बाइंड ही नहीं कर पाएगा और वो सेल्स को एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। सिंपल है। ठीक है। तो जो दीज कैंसर सेल हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइडिंग देयर एंटीजन, एंटीजन्स को ही हाइड कर देते हैं, जिससे उन बाकी सिस्टम को लगे कि हाँ बाबा दिस इज नॉर्मल सेल्स। ठीक है, नॉट अ कैंसरस सेल। अगर कैंसरस सेल डिटेक्ट हो जाता है तो फिर उसको एलिमिनेट करने के काफ़ी सारे प्रोसीजर्स रहते हैं। ठीक है। ओके। तो ट्रांसफॉर्म सेल्स आपको बहुत सारे एनिमल्स में भी दिख जाएंगे, एंड उसमें टी एस टी ए रहता है या टी ए रहता है, वो डिपेंड करता है। ओके। नेक्स्ट है, अभी जो अल्टरेशन होते हैं उसके बारे में बताऊँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैंने कैंसर उठा के कैंसर जो है उसको इंजेक्शन से निकाला और दूसरे के बॉडी में डाल दिया, एज एन ह्यूमंस में डाल सकते हैं या ये एनिमल्स में डाल सकता है, तो ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे। तो अगर एनिमल्स में हम लोगों ने एक जो बंदा इफ इट ही इज शी इज पेशेंट ऑफ कैंसर, उसमें से अगर मैंने कैंसर निकाल के दूसरे एनिमल में डाला, ठीक है, सो एनिमल विल जनरेट कैंसर। ठीक है। ओके, सो इट विल दे कैन प्रोड्यूस ट्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट है,
इन विवो में कैसे होता है, इन विवो में तो इधर जो कैंसर सेल्स रहते हैं उनमें जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो लॉस हो जाता है, उनका फंक्शन लॉस हो जाता है। तो देयरफॉर जब दोनों भी ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो मदर से एक सेट मिला फादर से एक सेट मिला, जब दोनों बंद हो जाता है तब कैंसर प्रोग्रेस हो सकता है। ठीक है। डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न, ये भी अल्टर हो जाता है। अल्टर हो जाता है मतलब चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको अ, जो डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न चेंज हो गया तो हो सकता है जो कैंसर सेल है वो नॉर्मल सेल वो सेल्स को रिकॉग्नाइज ना करे। ठीक है। तो उसमें आपका जो प्रोटीन प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। नेक्स्ट है सेल प्रोड्यूस एन इंक्रीज और अनरेगुलेटेड लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये अपना जो कैंसर सेल है ये अपने खुद के लिए ही ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। चौथा क्या है, सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली। तो सेल क्या होता है, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्स हैव इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो जितने भी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के एंजाइम्स रहते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, एज एन उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। और नेक्स्ट क्या है, जैसे आपका रिवर प्रोटीएसेस हो गया, कोलाजेनेसेस हो गया, ग्लाइकोसिडेस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या, टेलोमेरेज एक्टिविटी ज़बरदस्त दिखाता है। ठीक है, इसको रीएक्टिवेट करता है। एंड सेल्स कैन अवॉइड द होस्ट इम्यून सर्वेलेंस रिस्पॉन्स। तो सेल्स के होस्ट के जो इम्यून सर्वेलेंस है, जैसे मैंने बताया एंटीबॉडी है, उसके जो होस्ट का रिस्पॉन्स है उससे बच जाता है। ठीक है। ओके, होपफुली समझ में आ रहा है। ऊपर से जा रहा है क्या किसी का, बता दो। ऊपर से जा रहा है, समझ में आया कि ऊपर से गया? ये 16 स्टूडेंट्स आते हैं इंस्टेड ऑफ 21। ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो। अच्छा, हाँ, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मेन है, जो कैंसर सेल है, ऑब्वियसली जो भी सेल्स रहते हैं बॉडी में, अगर वो थोड़ा भी वियर्ड बिहेव करते हैं ना, अलग सोचते हैं तो अलग वियर्ड बिहेव करते हैं मेटाबॉलिकली, तो वो सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, पीसीडी भी बोल जाता है। ठीक है, या दूसरा नाम है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो कैंसर सेल जब ग्रो करते हैं स्पीडीली तो एपोप्टोसिस आ सकता है, बट क्या होता है, एपोप्टोसिस ट्रिगर नहीं होता मतलब दे विल नॉट फंक्शन एज पर रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। ठीक है, तो अगर कैंसर सेल बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है तो उधर ट्यूमर सप्रेसर, सॉरी, जो आपका एपोप्टोसिस नहीं होने वाला। इट इज़ अ वेरी रेयर चांस कि एपोप्टोसिस हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सेल है वो उसको, क्योंकि वो स्पीड में ग्रो हो रहा है तो उसको अपना खुद के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अपना न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए वो क्या करेगा, वो अपना इले एक पूरा का पूरा पाइपलाइन खड़ा कर देगा। जैसे नवी मुंबई का अलग पाइपलाइन है, राइट, है ना, काफ़ी ज़्यादा थिक है। ठीक है, तो ये ऐसे जो पाइपलाइंस, ऑब्वियसली जिधर पाइपलाइंस खुल रहे हैं, एज इन लाइक फॉर एग्जांपल नेहरू में हो गया, वाशी में हो गया, तो उधर के एरिया को सप्लाई होगा। ठीक है, वैसे ही जो क्या होता है कि जो सेल रहता है वो अपने लिए खुद के लिए ब्लड वेसल्स जनरेट करता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स रहेगा उतना ज़्यादा जो ह्यूमन की स्टेमिना इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या, इट कमांड्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई। ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, दो चीज़ मिल गई, खुश रहो। नेक्स्ट है, द सेल्स में पॉसिबली मेटासाइज मेटासाइज हो गया, मेटास्टैटाइज। ओके, तो इसमें जो कैंसर सेल्स है वो दूसरे ऑर्गन सिस्टम में फैल सकता है। ठीक है,
ओके, मेटल म्यूटेशन इन सेलुलर ट्यूमर सप्रेसर जीन में ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फुल मैलिग्नेंसी टू occur। तो अगर पूरा फुल ब्लोन मैलिग्नेंसी चाहिए तो तुम्हारा डीएनए जो प्रोटोन जीन्स था वो म्यूटेट होना चाहिए, प्लस ट्यूमर सप्रेसर जीन भी म्यूटेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो ये इस पे हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, दिस इज 10.3 आप लोग काट लो, ये हम लोग यूटिलाइज नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो कैंसर सेल्स, कैंसर के बारे में समझा। तो कैंसर थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आई थिंक डिटेल में दूसरे बुक से मुझे रेफर करना पड़ेगा कैंसर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में और भी जाएंगे। इसमें आपका किसिंग डिजीज होगा। ठीक है, उसको एप्स्टेन बरार ईबीवी भी बोला जाता है शायद, ईबीवी वायरस से जो कॉज करता है। तो ये किसिंग डिजीज बोलते हैं। क्यों किसिंग डिजीज बोलते हैं? तो जो अगर कपल है, इफ़ दे आर किसिंग और उसमें से एक कपल भी पॉजिटिव है एक पर्टिकुलर एसटीडी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, जैसे तो वो क्या होता है, वो पास ऑन हो सकता है दूसरे पार्टनर पे। वैसे ही ये कैंसर भी ट्रांसफॉर्म दूसरे पार्टनर में जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ बाय एजेंसी ऑफ वायरस, क्योंकि वायरस ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, वायरस भेज रहे हैं, तो वायरस कॉज कर रहा है कैंसर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। ओके, सो ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे थोड़ा सा कैंसर और डिटेल में। वी विल बी रेफरिंग आई जेनेटिक्स, ये दूसरा बुक है आई थिंक बेंजामिन पियर्स है। सो इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी आई जेनेटिक्स और बेंजामिन पियर्स को रेफर करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, पूरा का पूरा नया टॉपिक है, दैट इज अबाउट दैट इज अबाउट ट्यूमर, सॉरी ट्यूमर बोल रहा हूँ, टीएसई। तो टीएसई मतलब क्या? ट्रांसमिसिबल, मतलब ये वायरस, जो भी वायरस है, ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल और जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। स्पॉन्जी फॉर्म, स्पॉन्जी फॉर्म क्या होता है? और इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस मतलब दिमागी बुखारी। ठीक है, और ये ट्रांसमिसिबल है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा सकता है, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इतना खतरनाक है। स्पॉन्जी फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज स्पॉन्जी फॉर्म? अगर आपने ब्रेन देखा रहेगा, ठीक है, ब्रेन देखा रहेगा, तो उसमें आपको इधर ऐसे कट्स मिलते हैं, राइट? है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, अगर ये ब्रेन के जगह मतलब अगर ब्रेन को इमेजिन करो, इफ इट इज, इफ इट कंसिस्ट ऑफ होल्स, ठीक है, पूरे के पूरे होल्स है, होल की बात कर रहा हूँ, डंडा नहीं डाला इधर, बट होल्स है। ठीक है, इन सो, और होल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वायरसेस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये जब होल से इंट्रोड्यूस हो जाता है दिमाग में, तो इसको ये स्पॉन्ज जैसे दिखता है। सो व्हाट इज स्पॉन्ज? स्पॉन्ज इज नथिंग बट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस पोर्स। ठीक है, बहुत सारे पोर्स रहते हैं। आपने बर्तन अगर धोए रहेंगे तो आपको स्पॉन्ज के बारे में पता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसमें स्पोर्स, सॉरी, पोर्स फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल सेल में ये दिखता नहीं। ठीक है, तो ये पोर्स फॉर्म हो जाता है। अभी पोर्स सोचो, दिमाग में ऐसे पोर्स फॉर्मेशन हुए तो क्या होगा? क्या होगा दिमाग का? तो इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, आईक्यू लेवल डाउन हो जाएगा, रीजनिंग की एबिलिटी निकल जाएगी, एंड तीसरा, जो आपको बाकी जो कॉग्निटिव चीज़ें हैं या मूवमेंट है, उसमें बहुत जो तगड़ा आपको झटका मिलेगा, क्योंकि यू कैन नॉट मूव आउटसाइड विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, ठीक है। सो इसमें ये इसको बोलते हैं
ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलाइटिस, और इसमें काफ़ी सारे डिजीज़ आते हैं, ठीक है, कुरू और CJD, स्क्रैपी, बहुत सारी चीज़ें आती है, और एक और के नाम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो अभी इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, TSC क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज़ प्रियॉन्स एंड विरियोड्स, ठीक है, प्रियॉन्स एंड विरियोड्स। तो व्हाट इज प्रियॉन, व्हाट इज विरियोड, ओके। तो प्रियॉन्स ऐसे सब वायरल पार्टिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय सब वायरल पार्टिकल? वायरस देखे, वायरस तो सबसे छोटा होता है, उससे सब वायरल, उससे छोटा क्या हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके। सो अगर आप देखोगे तो ये वायरस है, तो इसमें इट सो जो, एक मिनट, ओके। सो इसमें जो प्रियॉन्स हैं एंड विरियोड्स है, ये सब वायरल पार्टिकल है। मतलब अगर आप देखोगे वायरस के बारे में पढ़ोगे, तो वायरस में क्या रहता है, प्रोटीन लेयर रहता है, ओके, एंड दूसरा क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ सब ये वायरस है, ये वायरल पार्टिकल है, बट अगर मैं सब वायरल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मतलब वायरस से भी छोटा है, और इसमें प्रोटीन हो सकता है, खाली प्रोटीन, या खाली RNA, या खाली DNA। तो हम लोग इस पे ही फोकस कर रहे हैं, नॉट RNA, नॉट DNA, बट हम लोग दो चीज़ पे ही फोकस कर रहे हैं, RNA एंड DNA, ओके। तो खाली प्रोटीन रहेगा, तो इट इज़ टर्म्ड एज, उसमें बहुत सारे ऐसे सब वायरल पार्टिकल हैं जो प्रोटीन ओनली पे काम करते हैं। मतलब क्या है, ये जो वायरसेस है ये खाली प्रोटीन है, ठीक है। ये सब वायरल पार्टिकल है, ये प्रोटीन ही है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन का कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोटीन है, उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, तो ये कॉज करता है कुरु, या जो भी है प्रियॉन्स, ठीक है। तो प्रियॉन्स आर नथिंग बट प्रोटीन पार्टिकल्स। और फिर विरियोड्स क्या होते हैं, विरियोड्स आर नथिंग बट RNA पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ऐसे रहते RNA कि जो जिनको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, जैसे इसमें कैप्सिड में रहती है। कैप्सिड में क्या रहता है, प्रोटीन कोट रिंग रहता है, और अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक है। बट इसमें जो ये प्रियॉन्स है हो गया, या विरियोड्स हो गए, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो प्रियॉन्स में क्या होता है, ये प्रोटीन रहते हैं खाली, ठीक है। प्रियॉन्स आर ओनली नथिंग बट प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नॉर्मल प्रोटीन को, ध्यान से सुनो, PRPC, ये नॉर्मल प्रोटीन रहता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट कर देता है इनटू PRPRES, ओके। PRP, ये इसको PRP क्यों बोला जाता है, प्रियॉन प्रोटीन, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रियॉन का PR और प्रोटीन का P, ठीक है, प्रियॉन प्रोटीन। तो प्रियॉन प्रोटीन नॉर्मली हमारे सेल्स में रहता ही है, ठीक है, सबके सेल्स में रहता है, ज़रूरी नहीं कि किसी के सेल्स में नहीं रहेगा, सबके सेल्स में रहता है प्रियॉन प्रोटीन, ठीक है, प्रियॉन PRPC। और ये नॉर्मली फंक्शन करता है, बहुत सारे इसके मेजर फंक्शन बहुत सारे, ठीक है। बट इसमें अगर चेंजेस आता है, इसके कन्फर्मेशन में चेंजेस आता है, तो ये बन जाता है प्रियॉन प्रोटीन रेजिस्टेंट, RES। तो क्या रेजिस्ट कर रहा है ये प्रियॉन प्रोटीन, इट इज रेजिस्टिंग, एन्क्लेव को रेजिस्ट करेगा, ये बहुत सारे केमिकल्स को रेजिस्ट करेगा चेंजेस से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर तो ये मैं बोल रहा हूँ PRP रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। फिर तो प्रियॉन्स जो हम लोग देखते हैं, उसमें एग्जांपल आता है कुरु, ओके। आई थिंक ये मैंने पहले कवर किया होगा, कवर किया है क्या मैंने?
यस, कोई बता सकता? कुरु कवर किया हम लोगों ने पहले। यस और नो? कुरु, KURU। ओके, कोई आंसर नहीं दे रहा। नो, ओके, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, कुरु है क्या? ठीक है। थोड़ा सा तुमको कंट्रोल रख, मतलब एज इन मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है कुरु के बारे में इंफॉर्मेशन दे जब मैं दूंगा तो जो इसने कुरु डिस्कवर किया और जिसने रिपोर्ट भी किया, उन लोगों को ये नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है। अभी कुरु ऐसा डिसीज़ है जिसमें जब भी ये एक पर्टिकुलर ट्राइबल डिसीज़ है। ट्राइबल डिसीज़ मतलब एक पर्टिकुलर जगह ही जो एक पर्टिकुलर ट्राइबल लोग हैं वही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। कुरु नहीं, एक प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो प्रोसेस में क्या होता है, जब कोई भी जो फैमिली में किसी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, ओल्ड एज में, ठीक है, तो उस या किसी की भी डेथ हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेड है उसको वो लोग जलाते नहीं हैं और उसको दफनाते भी नहीं है। तो करते क्या है, वो जो डेड इंसान है उसको ये लोग क्या करते हैं, पका के खाते हैं। ओके, सही में सुन रहे हो? जो कुरु में जो डेड पीपल है, जो भी फैमिली में डेड हो जाता है, उनको पका के खाते हैं। ठीक है। तो जब पकाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो लेडीज़ रहती हैं अभी अगर देखोगे तो इसमें लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होता है कुरु। क्यों होता है लेडीज़ में ज़्यादा? क्योंकि दीज लेडीज़ आर इन्वॉल्व इन अटॉप्सी। अटॉप्सी टाइप करते हैं ये लोग, पूरा जो चीर फाड़ करते हैं, क्या बोलते हैं आपको, जो बॉडी जो रहती है, डेड बॉडी रहती है, उसको डेड बॉडी को उसमें से स्किन निकालते हैं और फिर अंदर के ऑर्गन्स निकालते हैं। एंड ऑब्वियसली जो ब्लैडर को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन्स, ब्रेन इवन ब्रेन को निकाल के पका के खाते हैं। ठीक है। ओके, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज यूटिलाइज, इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी। ठीक है। ओके। तो ये लोग खाते एंड दे थिंक दैट जो मर गया है वो अपना ब्लेसिंग दे के गए, या वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है। उसको खा, तो उनको ये पूरा खा जाता है। ठीक है। सो ये एक टाइप का एंडो कैनाबलिज्म है, एंडो कैनाबलिज्म। ठीक है, एंडो कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म इज नथिंग बट ईटिंग देयर ओन स्पीशीज। ओके। तो इधर क्या हो रहा है, ह्यूमंस ह्यूमंस को खा रहे हैं। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकता है। ओके, सो दिस इज कुरु। अभी ये जो कुरु, इसमें क्या होता है, जो कुरु पर्सन रहता है, इन्फेक्टेड पर्सन रहता है। जैसे अभी मैं क्यों बोला कि ये लोग खाते हैं, तो खाने के बाद क्या होता है, आफ्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दे ऑल्सो शो सिम्टम, सेम सिम्टम ऑफ कुरु। ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, ये प्रोटीन है, खाली प्रोटीन है ना। प्रोटीन, ये प्रोटीन है और ये एक रेजिस्टेंट प्रोटीन है। ओके। तो कितना भी पकाओ तो वो मरने वाला नहीं, ये प्रोटीन खराब नहीं होने वाला, इसके कन्फर्मेशन चेंज नहीं आएंगे। ठीक है। तो क्या होता है, ये लेडीज़ में सबसे ज़्यादा फैलता है क्योंकि लेडीज़ अटॉप्सी में मेन रोल प्ले करते हैं। तो ये 1:3 का रेशियो रहता है, मतलब वन में अगर एक मैन इन्फेक्ट हुआ है तो 3 लेडीज़ इन्फेक्ट होती है। ठीक है। ओके। सो इसमें क्या बोला है कि जो इन्फेक्शन है डैट इज स्प्रेड अमॉन्ग देयर फैमिली। ठीक है। और वैसे ही जैसे लोग मरते जाते हैं, ये डिजीज़ दूसरे लोगों में फैलती जाती है। ठीक है। अभी जो मेन चीज़ क्या है इसमें, जो मैं बता रहा हूँ, ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। और ये बेसिकली इसमें
जो पीआरपी जो आरईएस रहता है वो इधर खड्डा करता है, मतलब ब्रेन्स में होल्स जनरेट करता है, जो अभी ये स्पॉन्ज जैसा दिखना चालू हो जाता है, ब्रेन स्पॉन्ज जैसा दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ब्रेन स्पॉन्ज जैसा दिखना चालू हो जाता है। अभी स्पॉन्ज आ गया, मतलब इतने सारे होल्स जनरेट हुए, तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा, जो भी मेन फंक्शन रहेगा ब्रेन का वो लॉस हो जाता है, मतलब उधर अभी ये ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो देर इज़ अ सिम्टम्स बहुत सारे रहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, उसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में शायद नहीं जाने वाले। ओके, आई हैव एमएससी का नोट्स, तो वो 3 पेजेस में कंक्लूड करके उसने लिखा हुआ। तो आई विल बीइंग फॉरवर्डेड, विल आई विल फॉरवर्ड प्रियॉन्स एंड कुरु का स्पेशल नोट्स अलग से। ठीक है, तो उसमें से आप रेफर कर सकते हो। तो जब अगर ब्रेन्स में इतने सारे लीजन्स हो गए, इतने सारे होल्स हो गए, तो क्या होगा, आपका आप जो पेशेंट रहेगा वो इट दे विल नॉट वॉक इन करेक्ट डायरेक्शंस। तो गेट गेट इम्प्रॉपर गेट होगा, गेट मतलब मूवमेंट। ठीक है, फिर आपका मसल कोऑर्डिनेशन, मसल एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स है, तो उसमें हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्जियोसिस कॉज करता है। ठीक है, ओके, सो ये बता रखा है कि कैसे लोग खाते हैं अपने उसको। फिर इसमें बहुत सारे 3 स्टेजेस है ऑफ गुरु। तो पहला स्टेज है एम्बुलेंट स्टेज। एम्बुलेंट मतलब ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि अनस्टडी गेट, तो आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, वॉइस चेंज हो जाएगा, हैंड आई में मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर लोगों को ट्रेमर्स आना चालू होंगे। ट्रेमर्स मतलब जो क्या बोलते हैं, शिवर करते हैं लोग। ट्रेमर्स मतलब जैसे हाथ में अगर मैंने ग्लास पकड़ा है और मैं ट्रेमर कर रहा हूँ, ठीक है, तो तो क्या होगा, मेरे हाथ से ग्लास टूट सकता है, या जो है वो मैं उसमें से पानी ये हो जाएगा, मेरा छलक जाएगा, एज एन if there is any content in this cup, it will fall down। ओके, सो ट्रेमर्स उसको बोलते हैं। फिर या शिवरिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे ठंड में कैसे शिवरिंग होती है वैसे। फिर स्लर्ड एंड डिटोरेटिंग स्पीच, आपका जो स्पीच पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, स्लर्ड हो जाएगा, मतलब आप बोल रहे हो बट दूसरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, मतलब आपके फिंगर मूवमेंट हो गए, टो मूवमेंट हो गया, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, पेशेंट नो लॉन्गर वॉक्स विदाउट सपोर्ट, तो पेशेंट को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी इधर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स आने चालू हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे होल्स बन रहे हैं, राइट। ओके, सो एंड विद इंक्रीज सिवियरिटी सफर्ड फ्रॉम जर्की मस्कुलर मूवमेंट, तो बहुत सारे मस्कुलर मूवमेंट में जर्कीनेस आएगा। ठीक है, एंड आउटबर्स्ट ऑफ लाफ्टर, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो ज़बरदस्त हंसता है। ठीक है, ज़बरदस्त हंसता है, इसको लाफिंग डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट रहते हैं ना वो मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं हंसता, बट वो आता है। ठीक है, आउटबर्स्ट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होगा तो डिप्रेशन में बंदे लोग आएंगे, और जो मेंटल आईक्यू है वो स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब आईक्यू विल रिड्यूस हो। ओके, थर्ड स्टेज क्या है, इट इज़ नथिंग बट टर्मिनल स्टेज। और टर्मिनल स्टेज में क्या हो रहा है, पेशेंट कैन नॉट सिट विदाउट सपोर्ट। पहले इधर नो लॉन्गर वॉक हो रहा है विदाउट सपोर्ट, इधर बैठ नहीं पा रहा। ट्रेमर्स और स्लरिंग इन स्पीच, मतलब जो बोल रहे हो उसमें सामने वालों को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम इनकंटेंसीज, डिफिकल्ट swallowing, तो मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे swallowing हो गया, बाकी सारे, और उनमें डीप अल्सरेशन स्टार्ट हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, ये मैं नोट दे दूंगा, उसमें से पढ़ सकते हो अगर आपको डिटेल में जाना है तो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि कुरु क्या होता है, हेरिडिटरी डिजीज है या एक कोई बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है बाय एंडोकैनाल कैनाबिलिज्म कॉस्ट कुरु। तो साइंटिस्ट दो हाइपोथेसिस में, दोनों हाइपोथेसिस को में दोनों हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस प्रूव किया गया, ठीक है, विच वाज अ सेकेंड वन, a biological agent is transmitted by endocannibalism, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता, बट थिंग इज कि जो कैनाबलिज्म से क्या होता है कि आपका वो जो डिजीज है वो फैल जाएगा, मतलब एज इन विद इन द बॉडी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का डेथ इसके वजह से हुआ है, ठीक है। फिर ओके, सो नेक्स्ट है सीजेडी। सीजेडी क्या, क्रूड्सफील्ड जैकब डिजीज, ओके। हो आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग रहेगा, बट एक बार चेक कर लेना। सो सीजेडी में क्या हो रहा है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कुरु वाले पेशेंट्स हो गए या कुछ और पेशेंट्स होते जिनको ऐसे ही कुछ प्रियॉन डिजीज़, ठीक है, प्रियॉन डिजीज़ हुआ है एंड सॉरी एक मिनट, ओके। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रियॉन डिजीज़ हुआ है, ठीक है, एंड उनको पता नहीं है प्रियॉन डिजीज़ हुआ, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये सर्जरी करने के लिए गए हॉस्पिटल में, ठीक है। तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन का सर्जरी हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेन का सर्जरी में क्या होगा कि ब्रेन को कट किया जाता है, ठीक है। उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके एक पर्टिकुलर एरिया में चेक किया जाता है, जैसे ट्यूमर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो उसमें से वो जो है उसको ब्रेन को कट करके निकाल के ट्यूमर को निकाल के वापस ये पूरा स्कल को रीफिट किया जाता है, ठीक है। पूरा पूरा नहीं, जिधर जिधर एरिया में हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल एरिया में कैंसर है, तो ये पूरा कट, ये इतना पार्ट ऑफ स्कल को कट किया जाता है, बोन को निकाला जाता है, स्कल बोन को निकाला जाता है, फिर से अंदर से जो मेम्ब्रेन्स है उसको देखते उसको कट किया जाता है, और फिर ट्यूमर को निकाल दिया जाता है पूरा, और फिर वापस रीफिट किया जाता है सबके साथ, ठीक है। तो इसमें आपका आप बोलोगे कि इधर प्रियॉन कैसे है। अब सोचो ये बंदा प्रियॉन से इन्फेक्टेड है और उसको पता नहीं, ठीक है। तो ये जो हॉस्पिटल वाले हैं वो लोग क्या सोचेंगे कि नॉर्मल बंदा है, ठीक है। अभी जो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स इन्फेक्ट हुए ना, इंस्ट्रूमेंट्स में ब्लड लगता है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इंस्ट्रूमेंट्स में ब्लड लगता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में ब्लड लगेगा, ओके। अभी क्या होगा, ये ब्लड इंस्ट्रूमेंट्स में रह जाएगा एंड जो उधर हॉस्पिटल स्टाफ रहता है वो इसको धो के, जो इंस्ट्रूमेंट्स को धो देंगे बाय 1% NaOH और बाकी सारे केमिकल से, और फिर उसको क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में डाल देंगे। ऑटोक्लेव में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स लगता है, राइट, 15 मिनट लगता है मारने के लिए बाकी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बट जो, अब ध्यान से सुनो, अब आता है ट्विस्ट। अब ये जो आपका आपका जो प्रियॉन है, इट इज़ नॉट किल्ड बाय ऑटोक्लेव, ठीक है। चाहे आप 1 घंटे तक ऑटोक्लेव करो, नॉट 15 मिनट्स, मतलब मैं बोल रहा हूँ 1 आवर, 1 आवर तक आप ऑटोक्लेव करो, वो जो प्रियॉन है मरेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपने तो क्या करते हैं जो हॉस्पिटल स्टाफ रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तो ओवरनाइट वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स को NaOH 1 नॉर्मल NaOH में ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फिर धोते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर 3 to 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स तक ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है। 3 to 4 आवर्स तक ऑटोक्लेव किया जाता है। मैं 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 आवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट तो हम लोग नॉर्मल हमारे लैब सेटिंग में चलता ही है, बट इधर बोल रहे 4 आवर्स तक ऑटोक्लेव किया जाता है, और वो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं
बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, इतना भी करने के बाद अगर कुछ स्टेप्स में मिस कैलकुलेशन हुआ तो क्या होता है, ये प्रियॉन्स मरते नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिफोर प्रियॉन, जो प्रोटोकॉल्स मैंने बताई है बिफोर प्रियॉन्स था। ठीक है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, जो हॉस्पिटल स्टाफ थे 15 मिनट्स इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज कर देते और वापस रीयूज करते दूसरे ऑपरेशन के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि हॉस्पिटल से लोगों को प्रियॉन फैलने लगा। ठीक है, क्योंकि इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो स्टरलाइज नहीं थे, मतलब एज इन इट वाज स्टिल इन्फेक्टेड विद प्रियॉन इवन आफ्टर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव फॉर 15 मिनट्स। तो ऐसा हुआ कि ये हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट सेम सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो है प्रियॉन दूसरे पेशेंट्स में फैल गया। तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो याट्रोफिक बोला जाता है। ओके, जो हॉस्पिटल का सामान के वजह से आपको अ, जो ये प्रियॉन फैल रहा है। ठीक है। ठीक है। किधर है भाई? ओके, तो ईएट्रोफिक किधर कहीं लिखा है? ईएट्रोजेनिक, ईएट्रोजेनिक, सॉरी ईएट्रोफिक बोल रहा हूँ। ईएट्रोजेनिक ट्रांसमिशन होता है, मतलब वाया इन्फेक्टेड लैब इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ओके, तो ये अभी इसमें यही था। नेक्स्ट एक मिनट है, और एक चीज़ और है। अभी अगर आप इधर देख रहे हो, ये पीआरपी सी है, जो कि नॉर्मल आपका पीआरपी प्रोटीन रहता है, प्रियॉन प्रोटीन। मैं पूरे जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट अबाउट कुरु, नॉट अबाउट सीजेडी, बट प्रियॉन एज अ होल। ठीक है, तो प्रियॉन का प्रोटीन का कन्फर्मेशन ऐसा रहता है। ठीक है, और जब पीआरपी रेस आता है, मतलब जो इन्फेक्टेड रहता है प्रियॉन्स, जब ये क्या करते हैं, वो भी एक टाइप के प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जब टच करते हैं, इन फिजिकल कांटेक्ट आते हैं, तो ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन्स को पीआरपी सी से पीआरपी रेस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये भी पीआरपी रेस बन जाता है, मतलब ये भी प्रियॉन के जैसे काम करता है। ठीक है। ओके, सो ये प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस में आया था, प्रपोज हुआ है। एक मिनट, एक मिनट।
Okay, so मैं आई एम बैक. ओके एंड इस ये मैं लास्ट यही लेता हूँ, उसके बाद फिर देन वी विल स्टॉप. ठीक है. या तो इसमें जो PRP-C रहता है प्रोटीन, नॉर्मल हमारे सारे सेल्स में यही प्रोटीन रहता है. ठीक है. एंड ज़्यादातर ये जो प्रोटीन रहता है वो ब्रेन में रहता है. अभी जब भी प्रियॉन्स आते हैं, इन्फेक्ट होता है, तो ये प्रियॉन के जो प्रोटीन रहते हैं वो अभी अगर मैं बताऊं कि इसको एक शेयर कर देता हूँ. तो ये प्रियॉन के प्रोटीन हो गए. ठीक है. प्रियॉन प्रोटीन हो गए. PRP मतलब प्रियॉन्स इन्फेक्शन हो गए. ठीक है. और ये नॉर्मल PRP-C है, ये नॉर्मल सेल्स हैं. ठीक है. नॉर्मल प्रोटीन है, सॉरी. तो जब प्रियॉन इन्फेक्ट करता है तो वो जो प्रोटीन्स है उसको ऐसे ओरिएंटेशन चेंज कर देता है. ठीक है. तो इसके वजह से क्या होता है, जब ये जो प्रियॉन जो प्रियॉन प्रोटीन्स है. ठीक है. तो वो जब इधर इसको एज एन फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो इसको भी यही पैटर्न में चेंज कर देंगे. तो ये ऐसा फिर ये दूसरे PRP-C के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी इसमें चेंज कर देगा. ठीक है. तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ब्रेन एंड बाकी जो सेल्स रहते हैं वो सारे के सारे जो प्रोटीन रहेंगे वो PRP रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो रेस्ट मतलब रेजिस्टेंस. ठीक है. and what is it is resisting, it is resisting many chemical and physical. तो ये यूवी रेजिस्टेंस भी दिखाता है. ठीक है. इतना ज़बरदस्त यूवी रेजिस्टेंस दिखाता है, बहुत ज़बरदस्त. तो आप खाली यूवी एक्सपोज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. आप मल्टीपल चीज़ डालोगे तभी भी वो मरने डिग्रेड नहीं होने वाला. ठीक है. इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाता है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं या स्टेबल फॉर्म बोला जाता है. ठीक है. तो इस ये बहुत ज़्यादा हाईली पैथोजेनिक रहता है ये वाला जो है, ये प्रोटीन है, दिस इज़ वेरी वेरी पैथोजेनिक. ठीक है. एंड ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मतलब आपने यूटिलाइज किया अगर हॉस्पिटल के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तो कभी भी ध्यान से आपको हैंडल करना रहता है हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो इवन आफ्टर स्टरलाइजेशन वो हो सकता है कि उसमें प्रियॉन्स जिंदा हो. ठीक है. ठीक है. तो इसमें ये टॉक्सिसिटी दिखाता है. अभी जो PRP-C का मेन रोल क्या है, तो आप बोलोगे कि PRP-C है क्या. वही ये नॉर्मल प्रोटीन है. नॉर्मल प्रोटीन हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल एडिशन, कॉपर ट्रांसपोर्ट, रेजिस्टेंस टू एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव फ्री रेडिकल्स इन न्यूरल डेथ, इस पे मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है. मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है. तो ये सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन में पाया जाता है. ठीक है. एंड जो PRP रेस है वो ये पूरा का पूरा PRP-C को PRP रेस में ही कन्वर्ट कर देता है. तो उसके वजह से पूरा ब्रेन में लीजन्स आने चालू हो जाता है. ओके. फिर एक स्क्रैपी भी है. स्क्रैपी आपके शीप्स में दिखता है, ऑस्ट्रेलियन शीप्स में दिखता है. और वही ऑस्ट्रेलियन शीप का ब्लड मील, मतलब जो शीप्स है उनको जब उन डेथ हो जाती है तो उनको फिर वो स्लॉटर हाउस में बेच के उनको मार दिया जाता है. ठीक है. और क्या होता है, फिर उसको जो बचा कुचा रहता है उसको एनिमल फूड में डाल देते हैं उनको. ओके. एनिमल फूड में डालते हैं. और वो एक्सपोर्ट भी किया गया था. तो एक्सपोर्ट किधर किया गया था, UK में एक्सपोर्ट किया था गया था. और इसमें UK में एक्सपोर्ट करने के बाद जो उधर जो काउस थी, काउस या बफेलोस थी, उनको खिलाया गया ये पूरा ऐसे मीट खिलाया गया बेसिकली. और उनको भी ब्रेन डैमेज लीजन्स होने चालू हो गए. तो सेम थिंग जब काऊ में दिखने चालू हो गया तो उसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी. दूसरा नाम है मैड काऊ डिजीज, अगर तुमने सुना रहेगा.
Mad cow disease is nothing but bovine spongiform encephalopathy, इंसेफेलॉन का डिजीज है, ठीक है। ओके, सो ब्रेन में इधर लीजन्स हो रहे हैं। अभी जो मैड काउ डिजीज है, मतलब वो भी क्योंकि ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ रहा है, तो काउ को भी समझ नहीं आता है, बफेलो को समझ नहीं आता कि करना क्या है, कैसे मूवमेंट नहीं, मूवमेंट भी अलग हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का देखा था 3 स्टेजेस में होता है, वैसे ही उनमें भी होता है, ठीक है। ओके, सो तो इसके इसकी वजह से क्या, डिफ़िकल्टी इन रेजिंग फ्रॉम लाइंग पोजीशन, इचिंग, सेंसरी परसेप्शन इंक्रीज हो जाता है, एनारोक्सी हो जाता है, मतलब खाना नहीं खाते हैं जो बफेलोज रहती है, गाय गाय रहती है, एक्सेसिव लीकिंग करते हैं, डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। एंड अभी क्या हो गया, मैड काउ डिजीज जो भी काउ, इफ़ दे आर डिटेक्टेड और बफेलो इज डिटेक्टेड विद मैड काउ डिजीज, उनको फिर डायरेक्टली किल कर दिया जाता है, और उनको मतलब दफनाते भी नहीं, उनको जला दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ओके, सो इसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे अबाउट वीरियोड्स, और वीरियोड्स ज़्यादातर प्लांट के डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और ये इट इज़ सब वायरल पार्टिकल ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए, ठीक है, खाली आरएनए से बना हुआ। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। होपफुली दिस लेक्चर वाज क्लियर। ओके, तो किसने पूछा है, कुरु इज कम्युनिटी और अ प्लेस? नो, कुरु इज अ डिजीज, नेम ऑफ डिजीज। कुरु इज अ नेम ऑफ डिजीज, एंड ये पापू न्यू गिनी, न्यू गिनी एक प्लेस का नाम है, उधर ट्राइबल पीपल में जो इंडो कैनाबलिज्म की वजह से, मतलब जो लोग दूसरे डेड पीपल को खाते हैं, उसके वजह से होता है, ठीक है। कुरु, KURU। ओके प्राची, होपफुली माय आंसर वाज क्लियर। ओके, नूर ने नो क्यों बोला? ओके, तो आज का लेक्चर समझ में